भारत में पहला अंग्रेज व्यापार करने के तौर पे आता है 1608 में, जिसका नाम होता कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, भारत में घूमने के मकसद से, भारत में यात्रा के दौर पर जो पहला अंग्रेज आया था वो आया था अकबर के दरबार में, रॉल्फ फिच। भारत में यात्रा करने वाला या घूमने वाला या भारत में प्रथम अंग्रेजी यात्री जो आया था, भारत में प्रथम अंग्रेजी यात्री वह रॉल्फ फिच आया था। ये किसके दरबार आया था? ये अकबर के दरबार में आया था, उसमें अकबर का शासन था। अच्छा, जब 1660 में कैप्टन हॉकिंस आता है ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत होता है, जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। 1660 में जब कैप्टन हॉकिंस आता है, ये जेम्स प्रथम का राजदूत है, इसका नाम होता हॉकिंस, और ये एक जहाज का चालक होता है, इसलिए इसे कैप्टन कहा जाता। अच्छा, इसके जहाज का नाम होता है हेक्टर। 1660 में जो कैप्टन हॉकिंस आया था वह है हेक्टर नामक जहाज से आया था। हेक्टर नामक जहाज को चलाकर लाया था, इसलिए इसका नाम था कैप्टन, तो इसे कैप्टन हॉकिंस कहा गया था। जेम्स प्रथम ने जब इसे भेजा था, उस समय जेम्स प्रथम को पता चला था कि यहाँ पर अकबर का शासन है। आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे अगली यूरोपीय कंपनी डच। भारत में पुर्तगालियों के बाद अगली यूरोपीय कंपनी डच आई थी। डच भारत में सर्वप्रथम 1595 में कार्नेलस डी हाउटमैन के नेतृत्व में आए थे। ये पहला व्यापारी था। जब 1595 में कार्नेलिस डी हाउटमैन, पहला अभियान इसका आया था, वो सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। तो इसने सबसे पहले सुमात्रा द्वीप पर मसालों का व्यापार प्रारंभ किया। 1595 में ही ये भारत के पूर्वी तट पर आया। भारत के पूर्वी तट पर जब आया तो इसने व्यापार के लिए नई वस्तु की खोज करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय मसालों का व्यापार तो भारत में बड़े स्तर पर पुर्तगाली करते थे। तो इसने व्यापार करने की नई वस्तु की खोज की, हुआ था सूती वस्त्र। तो डचों ने भारत में मसालों को वैधता न देकर, मसालों को ज़्यादा वरीयता न देकर यहाँ से सूती वस्त्रों को अधिक वरीयता दी। यहाँ से सूती वस्त्रों को खरीदते थे और पड़ोस के गर्म देशों में सूती वस्त्रों को बेचते थे, जैसे श्रीलंका, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मॉरिशस, पास पड़ोस के गर्म देशों में ये सूती वस्त्रों को बेचने जाते थे। सूती वस्त्रों को जब बेचने जाते थे तो डचों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच की संसद में, डच संसद में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो, जिसका पूरा नाम होता यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। तो 1602 में डच की संसद में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसका नाम होता है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से स्थापना की जाती है। तो इसका मतलब संसद में इसकी स्थापना होती है। कैसी कंपनी होती है? ये एक सरकारी कंपनी होती है। पुर्तगालियों की भी अपनी जो कंपनी आई थी वह प्राइवेट कंपनी थी, और अंग्रेज़ों की भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन यहाँ पर डचों की और फ्रांसीसियों की जो कंपनी आई थी वह वहाँ के राजा या संसद द्वारा बनाई गई कंपनियाँ थी, जो सरकारी कंपनियाँ थीं। तो 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है। 1656 में इन्होंने सिलोन, 1656 में इन्होंने सिलोन को जीता। 1656 में इन्होंने सिलोन को जीता। 1741 में इन्होंने कोलाचेल का युद्ध लड़ा। कोलाचेल का युद्ध लड़ा, यहाँ पर त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा को पराजित किया। यहाँ पर त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा को पराजित किया, और इन्होंने 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों से लड़ा। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों से लड़ा और ये पराजित हो जाते हैं। ये बेदरा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं।
भारत में डचों ने धार्मिक रूप से अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सिक्का का भी प्रचलन किया था। एक सिक्के का प्रचलन किया था, उसका नाम था पैगोड़ा। इन्होंने सोने का एक सिक्का चलाया था, पैगोड़ा सोने का। इस पैगोड़ा नामक सिक्के में इन्होंने वेंकटेश्वर, सोने के सिक्के में इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को या चित्र को उत्कीर्ण कराया। ये भगवान विष्णु का था, भगवान विष्णु के चित्र को अंकित कराया। तो सोने का सिक्का इनका पैगोड़ा था। जब ये 1767 में अंग्रेज़ों से बेदरा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो ये अंग्रेज़ों से एक संधि कर लेते हैं। अपने आधिपत्य जमा हुए क्षेत्रों को, डच अपने आधिपत्य जमा हुए क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को दे जाते हैं भारत में, और ये इंडोनेशिया के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इनका अगला व्यापार करने का उपनिवेश था वो इंडोनेशिया था। इसी प्रकार जो पुर्तगाली भी भारत से गए थे, पुर्तगाली भारत में अपना व्यापार कमज़ोर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इन्हें अगला उपनिवेश मिल गया था ब्राज़ील। तो दोनों कंपनियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, पुर्तगाली और डच दोनों कंपनियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि पुर्तगालियों को अगला उपनिवेश मिल गया था ब्राज़ील और डचों को अपना अगला उपनिवेश मिल गया था इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इन द्वीपों पर इन्होंने अपना व्यापार किया था। तो अब मजबूती से दो सत्ताएं स्थापित होती हैं यहाँ पर व्यापार करने की। वह होती हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी बाद में बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ से हार के चले जाते हैं, तो मजबूती स्थापित हो जाती है अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश कंपनी। बक्सर युद्ध के बाद भारत में मजबूती से जो पैर जमते हैं वह अंग्रेज़ों के जम जाते हैं। इसमें अंग्रेज़ भारत के बादशाहों को संयुक्त रूप से पराजित कर देते हैं। तो पुर्तगाली और डच के बाद दो कंपनियां मजबूती से स्थापित होती हैं, वह होती हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज़। यहाँ फ्रांसीसी पराजित हो जाता है, बाद में एक ही कंपनी मात्र मजबूती से बचती है, वह होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की कंपनी स्थापित होती है। अब हम देखते हैं अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी या अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी या अंग्रेज। 1599 में ब्रिटेन में 1599 ब्रिटेन में एक नागरिक एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स 1599 में ब्रिटेन में एक नागरिक अपनी प्राइवेट कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स को सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में 15 वर्ष का व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में 15 वर्ष व्यापार करने के लिए शपथ पत्र दिया जाता। भारत में पहला अंग्रेज व्यापार करने के तौर पे आता है 1608 में, जिसका नाम होता कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, भारत में घूमने के मकसद से, भारत में यात्रा के दौर पर जो पहला अंग्रेज आया था वह आया था अकबर के दरबार में, रॉल्फ फिच। भारत में यात्रा करने वाला या घूमने वाला या भारत में प्रथम अंग्रेजी यात्री जो आया था, भारत में प्रथम अंग्रेजी यात्री वह रॉल्फ फिच आया था। ये किसके दरबार में आया था? ये अकबर के दरबार में आया था, उसमें अकबर का शासन था। अच्छा, जब 1660 में कैप्टन हॉकिंस आता है ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। जेम्स प्रथम का राजदूत होता है।
1660 में जब कैप्टन हॉकिंस आता है, ये जेम्स प्रथम का राजदूत है, इसका नाम होता हॉकिंस, और ये एक जहाज का चालक होता है, इसलिए इसे कैप्टन कहा जाता। अच्छा, इसके जहाज का नाम होता है हेक्टर। 1660 में जो कैप्टन हॉकिंस आया था वह है हेक्टर नामक जहाज से आया था। हेक्टर नामक जहाज को चलाकर लाया था, इसलिए इसका नाम था कैप्टन, तो इसे कैप्टन हॉकिंस कहा गया था। जेम्स प्रथम ने जब इसे भेजा था, उस समय जेम्स प्रथम को पता चला था कि यहाँ पर अकबर का शासन है, तो व्यापार करने के लिए जो पहला पत्र जो भेजा गया था वह अकबर के नाम से आया था। अकबर के नाम से जो पत्र लेके आया था कैप्टन हॉकिंस, वह वहाँ से राजा को उपहार देने के लिए 2 वस्तुएं लेके आया था। एक लेके आया था घड़ी, एक विशेष तकनीक से बनी घड़ी थी, और एक विशेष तरीके से बनी हुई पेंटिंग थी। पेंटिंग क्योंकि इसने पता लगाया था कि भारत में पेंटिंग चरमोत्कर्ष पर है। भारत में पेंटिंग चरमोत्कर्ष पर है, क्योंकि उस समय यहाँ पर शासन जो पेंटिंग चरमोत्कर्ष पर थी वह तो जहांगीर के काल में थी। तो इसने एक पेंटिंग भेजी, तो जहांगीर ने जब पेंटिंग को देखी तो जहांगीर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे चित्रकला से रुचि थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा गया था। उसके दरबार में बेहतर चित्रकार रहते थे। तो जब जहांगीर ने उसे पेंटिंग को देखा तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस पेंटिंग को अपने दरबार में ही बनवाएं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बेहतर पेंटर हैं, बेहतर कलाकार और चित्रकार हैं, और हमारी कला चरमोत्कर्ष पर है। तो जो पेंटिंग बन के आई थी उसी से बेहतर जहांगीर ने एक पेंटिंग का निर्माण कराया। पेंटिंग का निर्माण कराया तो जब 2 पेंटिंगें बराबर पे बनकर तैयार होती हैं, एक कैप्टन हॉकिंस की लाई हुई और एक जहांगीर दरबार में बनाई हुई, तो दोनों को बराबर पर रखा जाता है, और जहांगीर पता लगाना चाहता है इसमें पेंटिंग अच्छी कौन सी है। तो कैप्टन हॉकिंस से पूछता है बताओ भाई इसमें पेंटिंग सुंदर कौन सी है। तो अंग्रेज व्यापारी दिमाग का था, व्यापार करने के लिए आया था, तो उसे पता था कि जहांगीर को खुश करना है। वह अपनी बता देता तो जहांगीर नाराज़ हो जाते। तो उसे पता होते हुए भी उसने जहांगीर के दौरान बनी हुई पेंटिंग की तारीफ की कि ये पेंटिंग ज़्यादा सुंदर है जो मैं लेकर आया। तो जहांगीर खुश हुआ, बोले यही तो पेंटिंग मेरे दरबार की बनी, आप धोखा खा गए, आपसे बेहतर पेंटिंग मेरे यहाँ बनती हैं। खुश हुआ। और एक दूसरी बात, जेम्स प्रथम ने जब राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भेजा था तब उसे ये भी पता था कि यहाँ पर मुगलों की राजकाज भाषा फारसी है। जो कैप्टन हॉकिंस था वह फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं को धारावाही बोलता था। तो कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था तो उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात करी, तो जहांगीर बहुत खुश हुआ था, जहांगीर से फारसी भाषा में बात करी। किंतु जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने के लिए कहीं जगह दान नहीं की थी, अनुमति नहीं दी, मना कर दिया था। जब जहांगीर ने व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी तो अंग्रेज़ों ने मुगलों के क्षेत्र से बाहर सूरत में, जो कभी पुर्तगाली यहाँ से व्यापार करते थे, तो सूरत में 1660 में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली मुगलों के बिना अनुमति के। दक्षिण भारत में भी मुगलों का, आंध्र प्रदेश में भी मुगलों का शासन नहीं था, मुगलों का क्षेत्र नहीं था। तो दूसरी कोठी इन्होंने मूसलीपट्टनम में खोली 1611 में, मूसलीपट्टनम। दूसरी व्यापारिक कोठी इन्होंने मूसलीपट्टनम में खोली। अगला अंग्रेज 1615 में पुनः जेम्स प्रथम ने भेजा। 1615 में पुनः जेम्स प्रथम ने अपना अगला अंग्रेज भेजा, जो भेजा था टॉमस रो। टॉमस रो अगला अंग्रेज भेजा। टॉमस रो भी फारसी भाषा तुर्की भाषा में बात करता था। तो ये जहांगीर से अजमेर के किले में जाके मिला था। जब टॉमस रो आया था तब जहांगीर से मिला था, वह अजमेर के किले में मिला था। जहांगीर से इसकी मुलाकात अजमेर में हुई थी। जब दूसरी बार जब टॉमस रो आया था, अच्छा, जहांगीर के दरबार में लगभग 5 से 6 अंग्रेज आए थे। कई अंग्रेज आए थे जिनमें 2 अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कैप्टन हॉकिंस की और
टॉमस रो के। टॉमस रो से पहले भी 2 आए थे, टॉमस रो के बाद भी 2 और आए थे। लगभग 5 से 6 अंग्रेज आए थे। इन 5 से 6 अंग्रेजों को आने के कारण ही तो जहांगीर ने सबसे पहले अंग्रेजों को फिरंगी की उपाधि दी थी। फिरंगी मतलब ये चक्कर काट के रह गए, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया फिर चौथा टॉमस रो आया फिर 5वां आया, तो इन्होंने अंग्रेजों को फिरंगी कहा। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया अंग्रेजों को फिरंगी की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, क्योंकि ये चक्कर काट के रहे फिरंगी की तरीके से, तो इसे फिरंगी कहा था। हाँ, जो कैप्टन हॉकिंस आया था उसने फारसी भाषा में बात की थी, लेकिन ये अंग्रेज था और इंग्लिश भी बोलता था। अंग्रेज था और इंग्लिश भी बोलता था, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी और सभी अंग्रेजों को बार बार चक्कर लगाने के कारण फिरंगी की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों को सर्वप्रथम फिरंगी जहांगीर ने बोला था। अगला अंग्रेज जब टॉमस रो आता है, हाँ, जब पहले कैप्टन हॉकिंस यहाँ से लौट गया था, 2 अंग्रेज और यहाँ का जायजा लेकर लौट के गए थे, तो उन्होंने जेम्स प्रथम को जाकर बताया था कि वहाँ राजा बहुत शान से रहते हैं, बहुत शौक में रहते हैं और इनके यहाँ रानियों की ज़्यादा चलती है, क्योंकि जहांगीर के दरबार में नूर जहाँ की ज़्यादा चलती थी, कि इनके दरबार रानियों की ज़्यादा चलती है। तो जेम्स प्रथम ने कहा क्यों ना रानी के लिए ही जेवर और गहने हीरे जवाहरात भेज दिए जाएं, रानी ज़्यादा चलती है तो रानी को ही पहले खुश किया जाए। तो जेम्स III ने जब टॉमस रो को भेजा था, तो टॉमस रो जब 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था, जाके अजमेर मिला, तो जहांगीर के लिए एक बग्गी लेके आया था, घोड़े की हल्की गाड़ी, बग्गी, घोड़े की हल्की गाड़ी बग्गी लेके आया था और रानी नूरजहां के लिए हीरे जवाहरात एवं आभूषण और कपड़े बेहतर से लेके आया था। तो नूरजहां खुश हो जाती है, नूरजहां खुश होती है, तो नूरजहां के कहने पर इसे मुगलों के क्षेत्र में कई व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी जाती है। तो 1633 में बालासोर में व्यापारिक कोठी खोली। 1639 में मद्रास के राजा या चंद्रगिरी के राजा, मद्रास चंद्रगिरी, मद्रास चंद्रगिरी के राजा से, मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ले लिया और यहाँ भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली। मद्रास दक्षिण भारत में, वहाँ पर मुगलों का शासन नहीं था, वहाँ पर चंद्रगिरी राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यहाँ अपनी व्यापारिक कोठी खोली और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में एक किले का निर्माण किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रिगंजा का विवाह अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, तो मुंबई क्षेत्र राजा को या राजकुमार को दहेज में दे दिया जाता है। मुंबई क्षेत्र जो दहेज में दे दिया गया, मुंबई क्षेत्र ब्रिटिश राजकुमार को दहेज में दे दिया। ब्रिटिश राजकुमार से मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10,000 पाउंड मुंबई को जो दहेज में दिया गया था वो अंग्रेजी राजकुमार को दिया गया था। तो अंग्रेजी राजकुमार से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई को 10,000 पाउंड वार्षिक, 10,000 पाउंड सालाना या वार्षिक कर, 10,000 पाउंड सालाना कर के रूप में मुंबई को ले लिया। अब मुंबई भी अंग्रेजों को हो गया। मुंबई का वास्तविक जो संस्थापक था वह था गेराल्ड अंगियार। मुंबई शहर की वास्तविक स्थापना करी थी वो गेराल्ड अंगियार ने करी थी। गेराल्ड अंगियार ने स्थापना करी मुंबई की। 1686 में
1686 में बंगाल में 1686 में बंगाल के नवाब से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 3 क्षेत्र और लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 क्षेत्र और लिए। जो 3 क्षेत्र लिए थे वह लिए थे कालीकाता, 3 क्षेत्र लिए थे वह लिए थे कालीकाता और सूतानाती और गोविंदपुर। बंगाल के नवाब से 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर क्षेत्र किराए पर ले लिए और इन्हें मिलाकर एक नगर की स्थापना करी जो कोलकाता या कलकत्ता कहलाया, जो उस समय कलकत्ता कहलाया। कलकत्ता की वास्तविक स्थापना जो करी थी वो जॉब चारनोक ने करी थी, अंग्रेजी वास्तुकार था। तो कलकत्ता की वास्तविक स्थापना जॉब चारनोक ने की और इसी कलकत्ता में एक विलियम फोर्ट किले का निर्माण हुआ। विलियम फोर्ट किला का निर्माण किया जो अंग्रेजी सेना का एक मुख्य अड्डा बना और अंग्रेजी अधिकारियों के लिए यहाँ ट्रेनिंग का एक कॉलेज के रूप में ये स्थापित किया गया था, जिसका नाम था विलियम फोर्ट। यहाँ ट्रेनिंग भी सैनिकों को दी जाती थी, अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर एक विलियम फोर्ट की स्थापना की। विलियम फोर्ट पर किलेबंदी को रोकने के लिए बंगाली नवाब ने कदम भी उठाए थे, उसे अगली वीडियो में बताएंगे। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कर मुक्त व्यापार के लिए एक दस्तक प्राप्त करते हैं। ये क्यों करते हैं दस्तक प्राप्त? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर की दादी बीमार पड़ती है, तो इसका इलाज करने के लिए एक अंग्रेजी वैद्य आता है, अंग्रेजी डॉक्टर आता है। उस डॉक्टर की ये शुल्क न दे पाने के कारण अंग्रेजों को ये कर मुक्त व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी करता है, फरमान जारी करता है जिसे दस्तक कहा जाता। दस्तक या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा मुफ्त व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र जारी करता है, अधिकार पत्र जारी करता है। लेकिन इसकी जो शुल्क लेता वह 3000 रुपया वार्षिक लेता है, ओनली वह 3000 रुपया वार्षिक प्राप्त कर और कर मुक्त व्यापार का दस्तक दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस वजह से फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो करना बंद कर देती है और यहाँ पर दस्तक बेचना प्रारंभ कर देती है और राजनीति प्रारंभ कर देती है। पहले ये आए थे व्यापारी बनकर, अपना व्यापार बढ़ाते गए, व्यापार करते गए, फिर यहाँ पर अधिकार जमाने लगे और राजनीति करने लगे। इन्होंने व्यापार तो बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो इसे दस्तक केवल अंग्रेज़ों को दिया गया था और भारत में व्यापारी बहुत थे, भारतीय व्यापारी भी थे और कई विदेशी व्यापारी थे, तो उन सब पर शुल्क लगता था व्यापार का, अंग्रेज़ों पर शुल्क नहीं लगता था। तो अंग्रेज़ों की वस्तुएं काफ़ी सस्ती पड़ जाती थीं, तो बाज़ारों की दयनीय दशा हो गई। यहाँ पर अंग्रेज़ों के अलावा दूसरे व्यापारी हुआ करते थे, उनकी वस्तुएं बहुत महंगी होती थीं और अंग्रेज़ों की वस्तुएं सस्ती होती थीं। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर वस्तुएं तो बेचना बंद कर दी और वह दस्तक बेचने लगे। दस्तक की कॉपी कर करके सभी को देना प्रारंभ कर दिया।
जब सभी व्यापारियों के पास जब दस्तक प्राप्त हो गया तो यहाँ पर राजस्व में शुल्क आना बंद हो गया और यहाँ के बादशाहों की स्थिति खराब हो गई। बाजारों की दशा दयनीय हो गई। बाजार की दशा दयनीय होने के बाद फिर कंपनियों में आपस में झगड़े होते हैं और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मजबूती से स्थापित होती है। अगली यूरोपीय कंपनी आई थी डेनिस। डेनिस का ज़्यादा इतिहास नहीं है, तो डेनिस के बाद जो मजबूती से अगली कंपनी स्थापित हुई तो हुई थी फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जब हुई थी उस समय वहाँ का जो राजा था वह था लुई 14वां। लुई 14वां के प्रयासों से लुई 14वां के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। लुई 14वां के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और इस कंपनी का नाम रखा था कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी द एंड ओरिएंटल, इस कंपनी का नाम रखा जाता कंपनी द एंड ओरिएंटल। ये लुई 14वां के प्रयासों से होती है। 1773-74 में एक मुस्लिम सूबेदार होता है शेर खां। शेर खां से ये पांडिचेरी बसाने के लिए जगह प्राप्त करते हैं। पांडिचेरी बसाने के लिए जगह प्राप्त करते हैं और यहाँ पर पांडिचेरी को बसाया था फ्रैंको मार्डन ने। फ्रैंको मार्डन ने पांडिचेरी नगर को बसाया और यहाँ पर एक लुई के नाम पर एक किले का निर्माण किया गया था जिसका नाम था फोर्ट लुई। फ्रांसीसी अपनी मजबूती लगातार बढ़ा रहे थे, मजबूती को लगातार बढ़ा रहे थे, तो इन्होंने अपना मुख्यालय पांडिचेरी रखा। फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी था। पांडिचेरी के बाद इन्होंने 1721 में मॉरीशस पर कब्जा किया। 1725 में माहे पर कब्जा किया। 1739 में कराईकल पर 1739 में कराईकल पर कब्जा किया। 1739 में कराईकल पर कब्जा किया। इनकी शक्ति, फ्रांसीसियों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अंग्रेजों को परेशानी हुई तो फ्रांसीसियों के अंग्रेजों से 3 युद्ध हुए थे जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें तीसरा जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, तीसरा, उस युद्ध का नाम था सप्तवर्षीय युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की विजय हुई थी। तो भारत में फ्रांसिस कंपनी का वास्तविक संस्थापक डुप्ले था। फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक डुप्ले था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से 1748 तक। 1746 से 1748 तक चला। इसमें फ्रांसीसी अर्थात डुप्ले विजयी रहे। द्वितीय कर्नाटक डुप्ले विजयी रहा, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। यहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। ये अनिर्णीत रहा, इसका कोई निर्णय, ना कोई हारा इसमें ना कोई जीता, ये अनिर्णीत रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ 1758 से 1763 तक। ये लगातार 7 वर्ष रहा। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। इसे सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हो गया। फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए। पहले फ्रांसीसी विजयी हुए, दूसरा अनिर्णित रहा और तीसरे में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए और अंग्रेजों ने खदेड़ कर भगा दिया। अब फ्रांसीसी की सत्ता भी भारत से समाप्त होने की स्थिति में रहती है। अंग्रेजों के पैर आगे मजबूती से जमते हैं। 1760 वांडीवास के युद्ध में 1760 में युद्ध होता वांडीवास का। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हमेशा के लिए पराजित हो जाते हैं।
1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों के पैर भारत में अकेले अकेले मजबूती से जम जाते हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि अंग्रेजों के भारत में मजबूती से पैर किस युद्ध के बाद जमे, तो बक्सर युद्ध 1764 में भारत में अंग्रेज की ही कंपनी स्थापित होती है और ये सभी बादशाहों को, नवाबों को पराजित करते हैं।